So hello guys, how are you all? All good, great, fine, thank you. तो अभी हम सक्सेसफुली अपना पीजीबीपी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। आज हम लोग बढ़ रहे हैं कैपिटल गेन की तरफ कि आखिर कैपिटल गेन क्या है। इसमें आपको क्या एक न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर आया मैंने देखा है, वो कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल आया। और एक क्वेश्चन जो बार बार आपकी थ्योरेटिकल रिपीट करा जाता है उनके थ्योरी में, वो है कैपिटल गेन क्या है और कैपिटल गेन को कैसे आप लोगों ने कंप्यूट करना है। अब पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि कैपिटल गेन को कंप्यूट करने की बहुत ही लंबी प्रोसेस है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना तुम लोगों को लिखने में बनेगा मैं उतना यहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल से लेके आया हूँ, मतलब खुद से। और ये हैंड रिटन नोट्स है यहाँ पे आपको। बुक में मैंने देखा तो वो सारा का सारा बड़ा कंजस्टेड सा आपको दिया हुआ बुक में। तो जो चीज़ें सिंप्लीफाई करके मैंने लिखी हुई हैं तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे। जो चीज़ कंजस्टेड वे में है उसको सिंप्लीफाई यहाँ पे मैंने करने की कोशिश करी है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे ये सारा कवर होगा, क्योंकि आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। अब वहाँ पे आप लोग अगर मैं सारा कुछ पढ़ाने बैठूँ ना तुम लोगों को, तो कैपिटल गेन एक अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको कम से कम भी 10 क्लासेस लग जाए तब भी ये ख़त्म ना हो। हाँ सही में। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जितना आप लोगों को कवर अप करना चाहिए उतना मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। अब ये समरी है। अगर कोई पूछे कि सर ये सेम टू सेम समरी हम लोग एग्जाम में लिखे हैं तो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैंने लिखी हुई है, तो समझने के लिए आपको उसको पॉइंट्स बना के अपने तरीके से लिखना है। तो ये मैंने समरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। तो ये मत करना कि सर ने बताया था ऐसे करना तो इसी को सेम गुड सेम उठा के तुम लोग वहाँ पे चेप दो, ऐसा नहीं करना। ये समरी है आपको याद दिलाने के लिए किस तरीके से आपको पॉइंट को रिवाइज करना और एक स्ट्रक्चर वे में आप लोगों को वहाँ पे लिख के आना है। डन बेटा। तो अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, डेट इज कैपिटल गेन। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आपकी बेटा इनकम आने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकम जाने के सोर्सेज क्या है, कम है। क्या है, इनकम के सोर्सेज कम है। मतलब आगे इनकम कहाँ जाएगी, वो 5 ही हेड्स में जाएगी। जहाँ से मर्जी तुम लोग अपनी इनकम कमाओ, लेकिन वो इनकम आगे जाएगी कहाँ पे, बिल्कुल 5 हेड में। वो 5 हेड के नाम किसी को याद हो तो, कोई इंटेलिजेंट बैठा क्लास में जिसको 5 हेड के नाम याद हो, आप में से किसी को याद है 5 हेड के नाम क्या थे? सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 5 हेड से, वेरी गुड, ये 5 हेड से हमारी क्या इनकम टैक्स में, जो जहाँ पे हम लोग अपनी इनकम को क्या करते हैं इनकम को टैक्सेबल करते हैं। तो इन 5 हेड्स में हम अपनी इनकम को टैक्सेबल करते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले डेट इज कैपिटल गेन। बेटा पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर रहेगा, कैपिटल एसेट्स के ऊपर रहेगा। कि जो आप अपने कैपिटल एसेट्स को बेचते हो, वहां से जो गेन करते हो, वो इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना, उसके ऊपर ये सारा का सारी चीजें रहेगी। जैसे मैंने अपनी बिल्डिंग बेच दी, दैट इज माई कैपिटल एसेट। बिल्डिंग बेच दी, दैट इज माई कैपिटल एसेट। मैंने अपनी बाइक बेच दी, मैंने कार बेच दी, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज कैपिटल एसेट है या नहीं है। और अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं होगी तो वहां पे कोई भी तरीके का कैपिटल गेन नहीं होगा। तो कैपिटल गेन क्या होता है, किसी भी कैपिटल एसेट को बेच के आपने प्रॉफिट कमाया। क्या बोला, किसी भी कैपिटल एसेट को बेच के आपने प्रॉफिट कमाया है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको क्या लगता है, कैपिटल गेन टैक्स वहां पे देना पड़ता है। तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज चार्जिंग सेक्शन। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चार्जिंग सेक्शन? सर चार्जिंग सेक्शन जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना था मेरे से कि कैपिटल गेन के अलावा भी हर एक हेड का अपना चार्जिंग सेक्शन होता है। कि पहले ये चेक करना होता है कि हम लोग चार्जिंग सेक्शन में फिट बैठ रहे हैं या फिर नहीं बैठ रहे। अगर आप लोग चार्जिंग सेक्शन में कवर नहीं हो तो आपके ऊपर ये पूरा चैप्टर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है कि आप लोग चार्जिंग सेक्शन में कवर हो पा रहे हो या फिर नहीं हो पा रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे दैट इज चार्जिंग सेक्शन। तो कोई भी इनकम, एनी इनकम अगर अराइज हो रही है फ्रॉम ट्रांसफर, जिसको मार्क कर लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ऑफ कैपिटल एसेट। बेटा दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है बेटा, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल एसेट्स का। तो वो इनकम जो भी आप लोग उससे कमाओगे वो कैपिटल हेड में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में, हम लोगों ने अपना कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया है। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रांसफर और किसका, वो कैपिटल एसेट का। तो अगर ये चीज हो रही है प्रीवियस ईयर में और वहां से कोई गेन या फिर तुम लोग कोई इनकम कमा रहे हो, तो वो क्या होगी, यहाँ पे टैक्सेबल होगी। इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, मतलब जिस साल में ट्रांसफर होगा उसी साल में टैक्सेबल होगी। मींस जिस साल में ट्रांसफर हुआ उसी साल में टैक्सेबल होगी। इट नॉट डिपेंड अपॉन
कैश। सर ये क्या लाइन लिख दिया आपने, नॉट डिपेंड ऑन कैश। बेटा इसका मतलब है कि मैंने अपना घर बेचा पिछले साल में, ट्रांसफर कब हुआ, पिछले साल में मैंने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो पर्सन बोलता कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा अगले साल में दे दूंगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी इन द मंथ ऑफ मार्च, 28 मार्च को मैंने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दी। कब करिए, 28 मार्च। अब 28 आपका फाइनेंशियल ईयर कैसे, कब से कब तक होता है, अप्रैल से लेके मार्च। तो क्या ये प्रीवियस ईयर में मैंने 28 मार्च को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और 10 लाख की वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और मेरे को गेन भी 10 लाख का ही हुआ। मान लो कि 10 लाख का मेरे को गेन हो गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मैंने इनकम कम कमाई है प्रीवियस ईयर में। लेकिन वो पर्सन मेरे को बोलता है कि ये 10 लाख मेरे पास अभी नहीं है, मैं इस 10 लाख को तुम्हें अप्रैल की 10 तारीख को दे दूंगा। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं यार, 10-15 दिन में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है पैसा। तो 10 तारीख मतलब 10th ऑफ अप्रैल को मेरे को पैसा मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रांसफर हो रहा है पिछले साल, इनकम मिल रही है अगले साल में, लेकिन उन्होंने बोला कि टैक्स कब लगेगा, उन्होंने वर्ड यूज करा ट्रांसफर। ट्रांसफर कब हुआ था, पिछले साल में, तो प्रीवियस ईयर में ही मान लिया जाएगा, चाहे तुम्हें कैश मिला है चाहे तुम्हें कैश नहीं मिला है, लेकिन इनकम तुम्हारी कब मान ली जाएगी, ये प्रीवियस ईयर में। तो इसीलिए वर्ड क्या यूज करा गया है, ट्रांसफर। इट डज नॉट बेस्ड ऑन द कैश रिसीव्ड और नोट। मतलब आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा अक्रूवल। जब चीज ड्यू हो जाती है, अक्रू हो जाती है, उसी वक्त वो चीज रिकॉर्ड करी जाती है। इसी तरीके से ये भी चलता है कि जब आपने ट्रांसफर कर दिया, जिस ईयर में तुम लोगों ने ट्रांसफर करा होगा, उसकी टैक्सेबिलिटी उसी ईयर के अकॉर्डिंगली आएगी। तो मैंने प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करा था, चाहे मेरे को कैश मिले चाहे मेरे को कैश ना मिले, मेरे को इसकी टैक्सेबिलिटी करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के हिसाब से। इजी। तो ये था चार्जिंग सेक्शन। यहाँ पे 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो ट्रांसफर होना चाहिए और कैपिटल एसेट्स का होना चाहिए। और कोई भी इनकम अगर इस तरीके से आ रही है प्रीवियस ईयर में, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी कहाँ पे, इन द हेड ऑफ कैपिटल के। अब सर 2 वर्ड आपने बढ़ा दें हैं, एक तो ट्रांसफर होना चाहिए और एक कैपिटल एसेट। तो सबसे पहले बताओ तो सही, कैपिटल एसेट कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज को कैपिटल एसेट मानना है। तो देखो, पहले कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो हिल सके चाहे वो ना हिल सके, मतलब वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, बट डज नॉट इंक्लूड्स, बट 2 चीजें वहां पे नहीं आती। पहला, स्टॉक इन ट्रेड। कोई बताएगा सर स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? ऐसा स्टॉक या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आप लोग डेली यूज के लिए यूज करते हो, जिसको आप लोग बेचने के लिए यूज कर रहे हो, रीसेल पर्पस के लिए, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड कौन रखता है, नॉर्मल पर्सन या फिर बिजनेसमैन? बिजनेसमैन। तो बिजनेस के पास में जो स्टॉक पड़ा वो क्या है, वो स्टॉक इन ट्रेड है। जब वो चीज स्टॉक इन ट्रेड है तो वो तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होनी चाहिए। तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, क्योंकि ऐसे तो 2 बार टैक्स लग जाएगा, पीजीबीपी में अलग टैक्सेशन करोगे, यहाँ पे कैपिटल गेन भी लगा दोगे। तो उन्होंने बोला कोई भी मूवेबल इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो कैपिटल गेन में वो कैपिटल एसेट बन जाएगी, लेकिन 2 चीजें छोड़ के। पहला, जो चीज स्टॉक इन ट्रेड में कवर है उसको यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर कहाँ पे हो जाएगी, पीजीबीपी में। और दूसरा, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। सर ये क्या है, सर ये क्या है पर्सनल इफेक्ट? बेटा पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ तुम लोग पर्सनली चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरा मोबाइल, ठीक है, मेरा क्या कहते हैं, मेरा मोबाइल, ठीक है, फिर उसके बाद में और कोई चीज़, लैपटॉप आ गया मेरा, ठीक है, ऐसी चीज़ें आ गई। तो जो आप पर्सनली डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हो, जैसे बाइक आ गई, तो ऐसी चीज़ें क्या है, पर्सनल इफेक्ट जो मूवेबल है पर्सनल इफेक्ट में है, वो इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बोली, क्या क्या कैपिटल एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जो जिसमें मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एसेट। लेकिन 2 चीजें छोड़ के, कौन कौन सी, एक तो पर्सनल इफेक्ट की चीजें और दूसरा स्टॉक इन ट्रेड की चीजें, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के। लेकिन पर्सनल इफेक्ट में ये चीजें नहीं आती। अब क्या इन चीजों, ये वाली जो चीजें नीचे लिखी गई हैं, इन चीजों को पर्सनल इफेक्ट में नहीं डालेंगे। मतलब ये चीजें चाहे तुम्हारी पर्सनल है, ये तुम चाहे पर्सनल चीज है तुम्हारी, लेकिन फिर भी इन चीजों को पर्सनल एसेट में नहीं डालेंगे। तो अगर ये पर्सनल एसेट्स में नहीं आएंगी तो क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैंने क्या बोला, जो चीज पर्सनल एसेट में नहीं आएगी तो फिर वो उसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल
गेन लग जाएगा। तो ये सारी चीजें कैपिटल एसेट्स में आती हैं। ये जो नीचे लिखी हुई चीजें हैं ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगी, तो फिर कहाँ जाएंगी? कैपिटल एसेट्स में। तो कौन कौन सी चीजें, देखो ज्वेलरी तुम लोग कोई खरीदते हो, चाहे वो गोल्ड की है चाहे वो सिल्वर की है, तो वो ज्वेलरी यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मतलब जो कि आर्टिस्टिक, जैसे कि ओल्ड कॉइन्स, ठीक है ना, जैसे पुराने सिक्के, वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आ गई, ड्राइंग्स आ गया, पेंटिंग्स आ गई, स्कल्पचर्स, ठीक है, मूर्तियां, ठीक है। फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? कहाँ पे आती हैं? ये कैपिटल एसेट में आती हैं। तो यहाँ तक पहले समझो कि अगर ये चीज़ समझ आ रही है तो फिर ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर हम यहाँ पे एक बार फिर से बोल देते हैं कि आखिर क्या चीज़ है। अभी हमने क्या बोला? कैपिटल एसेट क्या होता है बेटा? कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, सारी चीज़ें क्या है? कैपिटल एसेट। दो चीज़ों को छोड़ के, स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल इफेक्ट, बस। और पर्सनल इफेक्ट में क्या नहीं आता? आर्कियोलॉजिकल चीजें, ठीक है, ज्वेलरी नहीं आती, ठीक है, पेंटिंग नहीं आती, स्कल्पचर्स नहीं आते, और एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, ये चीजें नहीं आती। मतलब इन चीजों के ऊपर कैपिटल गेन लग सकता है, इनके ऊपर कैपिटल गेन लग सकता है, और ये कैपिटल एसेट्स में आएंगी। तो ये सारी चीजें हैं क्या? कैपिटल एसेट्स। समझे पहले? तो ये सारा कैपिटल एसेट्स है। सर दूसरा वर्ड आपने बोला था ट्रांसफर, तो वो क्या मतलब होता है बेटा? ट्रांसफर के मतलब में क्या आता है? देखो, सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विश, रिक्विजिश, फिर कंपलसरी एक्विजिशन, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अलॉटमेंट और ऑफ प्रॉपर्टी, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन मोड। सर क्या बोले जा रहे हो? कुछ समझाओ भी तो। समझा रहे हैं बेटा। देखो ट्रांसफर में क्या बोला गया? ट्रांसफर में बोला गया कि ट्रांसफर में सारी चीजें को ट्रांसफर मान लेंगे, इन सभी को। किसी को सेल कर दिया, ट्रांसफर है। एक्सचेंज, बार्टर कर दिया, मैंने तुमसे कोई चीज ली, तुम्हें कोई दूसरी चीज दे दी, लेना देना करा आपस में कोई ना कोई, ठीक है ना, लेन देन करा कोई आपस में, दैट इज ट्रांसफर। एक्सचेंज भी ट्रांसफर है। एक्सटिंग्विश, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को बना देना या खत्म कर देना, रिक्विजिश कर देना, सारी चीजें ट्रांसफर है। फिर कंपलसरी एक्वायर, लोन ने कंपलसरी तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अब कोई पर्सन पोजेशन ले रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को अलॉट कर दी, दैट इज ट्रांसफर। जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है, उनकी रिडम्पशन हो रही है, रिडम्पशन मतलब जीरो कूपन बॉन्ड वालों को पैसा वापस दिया जा रहा है, दैट इज ट्रांसफर। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर में आएंगी, ठीक है, ये सारी चीजें ट्रांसफर में आएंगी। तो एक्सटिंग्विश कर देना, रिक्विजिश कर देना, एक्सचेंज कर देना, सेल कर देना, बार्टर कर देना, कुछ भी करोगे ये सारा कुछ कहाँ पे आएगा? ट्रांसफर पे। तो ये इंपॉर्टेंट थी कि आखिर कैपिटल एसेट क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है। डन। ये आप यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, जब नोट्स देखोगे तो वहाँ से पता लग जाएगा। अच्छा, जो चीज़ें बताने वाली हैं बेटा, एग्रीकल्चर लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है, अभी छोड़ दो, जितनी चीज़ मैं बोलूँगा उतना ही करना। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड 8 किलोमीटर से बाहर है, मतलब कोई एग्रीकल्चर लैंड 8 किलोमीटर, सर कहाँ से 8 किलोमीटर है बेटा? म्यूनसिपैलिटी के 8 किलोमीटर से अगर कोई लैंड बाहर आ रही है और वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड 8 किलोमीटर से बाहर आ रही है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। म्यूनसिपैलिटी का एरिया होता है ना, उस म्यूनसिपैलिटी के एरिया से 8 किलोमीटर के बाहर मेरी क्या आ रही है? लैंड आ रही है। तो उस 8 किलोमीटर के बाहर जो भी लैंड आएगी उस एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। मतलब उस एग्रीकल्चर लैंड को तुम लोग बेचोगे तो वो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एक लाइन थी, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर सिचुएट कर रही है, आउटसाइड इंडिया, वो हमेशा ही क्या बनेगी? कैपिटल एसेट। मतलब इंडिया के अंदर अगर एग्रीकल्चर लैंड है और वो म्यूनसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के बाहर की रेंज में आ रही है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है, अरे इतने अमीर हो तुम लोग कि बाहर तुम लोगों की जमीनें हैं, तो फिर वो क्या बनेगी? कैपिटल एसेट बनेगी और उसके ऊपर क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी हुई है, कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन हेड में ट्रांसफर होगी, टैक्सेबल उसी ईयर में होगी जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। कैश रिसीव हो चाहे ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से शुरू हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि आखिर कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे करनी है। कंप्यूटेशन आप लोग कैसे करोगे, कैसे आप लोग कैपिटल गेन को टैक्सेबल करोगे, ठीक है। तो कैसे टैक्स लगाना है उसके ऊपर, कैसे टैक्सेबल करना है, तो सारी की सारी कंप्यूटेशन हम लोग यहाँ पढ़े। ये क्वेश्चन तुम्हें आता है कि बताओ कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे करनी है।
तो इससे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि हमें चार्जिंग सेक्शन के बारे में थोड़ा सा, कैपिटल गेन क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है, उसकी चीज़ें के बारे में बताना पड़ेगा। अब शुरू होता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अब कैपिटल गेन, दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं बेटा, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं। शॉर्ट टर्म से जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, लॉन्ग टर्म से जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होगा। डन। अब क्या करना है, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, क्या करना तुम्हें, कोई भी तरीके का गेन हो, सुनना, कोई भी तरीके का गेन हो तो हमारा एक फॉर्मूला आता है बेटा, क्या करना आपने निकालना है सेल प्राइस। क्या करना है, सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस में से आपने माइनस करनी है कुछ चीज़ें। ठीक है, और वो माइनस क्या क्या करनी है, वो माइनस करना है आप लोगों को सेल प्राइस में से, अरे सेल प्राइस, अबे ओए क्या कर रहा है, हाँ नहीं चल रहा, चल पड़ा। तो सेल प्राइस में से क्या करना है, माइनस करना कुछ चीज़ें, और वो कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है आप लोगों को, सबसे पहले आपको माइनस करना है कोआ, सर कोआ, हाँ कोआ, COA, कौआ नहीं है वो, कोआ, फिर कोई, ठीक है, फिर EOT, क्या कौआ कौआ लगाया हुआ आपने, हाँ क्या कौआ कौआ लगाया बेटा, कोआ, कोई, EOT, तीन चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, माइनस करनी है, और आपका कैपिटल गेन निकल गया। बस ये तीन चीज़ें करनी है, ये है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सर अब समझाओ इसको, चलो आते हैं। कोआ का मतलब होता है बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कोई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और EOT का मतलब होता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जो भी आपने खर्चा करा किसके ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर, कि मैंने अपनी ट्रांसफर करी किसी को, तो उसको ट्रांसफर के ऊपर जो भी खर्चा मैंने करा होगा, दैट इज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। तीन तरीके की चीजें माइनस कर देनी है और आपका कैपिटल गेन का टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, सेल प्राइस, सेल प्राइस में से कोआ माइनस करोगे, कोई माइनस करोगे, और EOT माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे, कोआ, कोई, EOT। अब सर ये कोआ कोई EOT तो माइनस कर देंगे, क्या ये क्वेश्चन में दिए होते हैं, हाँ दिए होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी निकालने का तरीका होता है। अगर तो तुम्हारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो सीधा ही कोआ दिया होगा कोआ माइनस करो, कोई दिया होगा कोई माइनस करो, EOT दिया होगा EOT माइनस करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन पंगा पड़ता है जब तुम्हारा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या पंगा आएगा, पंगा ये आएगा बेटा कि जब भी तुम लोग ट्रांसफर करते हो तो इंडेक्सेशन करनी पड़ती है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इंडेक्सेशन का। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडेक्सेशन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आ गया बेटा। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है। सो चलो आ जाओ वापस। क्या बोल रहा था मैं, कोआ, कोई और EOT माइनस करना है। सबसे पहली चीज़ थी अगर लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में मैंने बोला आपको पंगा पड़ेगा, पंगा क्यों पड़ेगा बेटा, इंडेक्सेशन करनी है हम लोगों को। अब सर इंडेक्सेशन करनी है का मतलब क्या होता है, कैसे इंडेक्सेशन करनी है। सोचो आप लोगों ने कोई लैंड परचेज करी थी, क्या परचेज करी थी, लैंड, और वो लैंड परचेज करी थी तुम लोगों ने 2010 में। कब परचेज करी थी, 2010 में। 2010 में अगर तुम लोगों ने लैंड परचेज करी थी तो 2010 के अकॉर्डिंगली आप लोग वहां पे पैसा दे के आए होंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगा, एग्जाम्पल है, मेरे को नहीं पता कि आखिर एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू होती है या फिर नहीं है, लेकिन मैं भी क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू चल रहा हूँ। बार बार बंद क्यों हो रहा है, कैमरे की लाइट बंद होगी शायद से, यहाँ तक तो चल रहा है बस, ठीक है ओके। चलो, तो COA, COI और EOT, मैंने क्या बोला, आप लोगों ने 2010 में तुम लोगों ने कोई लैंड परचेज करी थी, और वो लैंड परचेज करी थी आप लोगों ने
10 हेक्टर की लैंड थी, ठीक है, 10 हेक्टर की लैंड थी और उसकी कीमत थी 10 लाख। 10 हेक्टर की लैंड आप लोगों ने 2010 में खरीदी थी 10 लाख की, पूरी की पूरी 10 लाख, 10 हेक्टर 10 लाख की। तो आज अगर वही लैंड खरीदनी होगी तो क्या 10 लाख में मिलेगी? सर आजकल मत पूछो ज़मीन के भाव कहाँ पे जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेते थे, आज ही वो चीज़ अगर खरीदनी है तो वो 10 करोड़ की मिलेगी। एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लो, है ना, हमारे पास क्या सोचने में क्या जा रहा है। तो 2010 में अगर वही चीज़ खरीदनी होगी तो कितने की मिलेगी? 10 लाख की। लेकिन आज वही चीज़ खरीदनी मिलेगी तो कितने की मिलेगी? 10 करोड़ की। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं कैपिटल गेन निकालूं, ठीक है, और मैं एग्जांपल ये लेके चल रहा हूँ कि मैंने 2010 में लैंड खरीदी थी, 10 हेक्टर की लैंड थी, 10 लाख की थी, और मैंने उसी लैंड को मैंने 2023 में बेच रहा हूँ, ठीक है, 2023 में बेच रहा हूँ। कितने की बेच रहा हूँ? उसको लगा लो 20 करोड़ की मैं लैंड बेच रहा हूँ। कितने की लैंड बेच रहा हूँ मैं? 20 करोड़ की लैंड बेच रहा हूँ। अगर मैं 20 करोड़ की लैंड बेच रहा हूँ और मेरे को कैपिटल गेन निकालना है, तो कैपिटल गेन को निकालने का फॉर्मूला क्या है तुम लोगों का? क्या फॉर्मूला है? सेल प्राइस, उसमें से माइनस क्या करना होता है हमें? कोआ, माइनस क्या करना होता है? कोई, और माइनस क्या करना होता है? ईओटी, ठीक है। यही फॉर्म माइनस करना तुम्हें, ईओटी, ये तीन चीजें आप लोगों को माइनस करनी है। तो मैं बोलता हूँ आपको कैपिटल गेन निकल जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना जरा एक चीज, अगर सेलिंग प्राइस कितना चल रहा है? 10 करोड़, 10 करोड़ में से माइनस कर दूं मैं, 10 करोड़ था 20 करोड़ था, 20 करोड़ था, हाँ, 20 करोड़ का तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। उसमें से अगर मैं कोआ माइनस करूं, व्हाट डू यू मीन बाय कोआ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने जितने पर वो चीज परचेज करी थी उसको माइनस करना है। कितने परचेज करी थी वो? 10 लाख पे। 20 करोड़ में से 10 लाख माइनस करो, कितना आता है? 1.9 करोड़। अरे 20 करोड़ में से 10 लाख माइनस करना है, 10.9। पक्की बात है, ठीक है। 20 करोड़ में से 10 लाख माइनस करना है और कितना आ रहा है? शाबाश, माना कॉमर्स के स्टूडेंट हो पर मैथ में इतना ही। हाँ, 19 करोड़ 90 लैक्स, यही आएगा, ठीक है। 19 करोड़ 19 लैक्स, यही आएगा। अब इन्होंने बोला कि 20 करोड़ में से अगर मैं 10 लाख माइनस कर दूं, 19.90 करोड़ आ रहा है। ये क्या है मेरा? ये है मेरा कैपिटल गेन। और मेरे को कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 19.90 करोड़ के ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत है यहाँ पे। क्या दिक्कत है? पता तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर आपने क्या करा, आपने सेलिंग प्राइस तो उठाया आज का, पर आपने कॉस्ट को माइनस करा 2010 की। समझ आ रहा है? तो क्या इम्बैलेंस नहीं हो रहा चीज को? मतलब आप सेलिंग प्राइस उठा रहे हो आज का ही, लेकिन आप कॉस्ट जो ले रहे हो वो ले रहे हो 2010 की। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर 2010 की चीज को मैं 2023 में बेच रहा हूं, तो यार उस वक्त तो सर इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा? कुछ भी नहीं। और आज इन्फ्लेशन का रेट कहां पे पहुंच गया? आज अगर उसी लैंड को खरीदना हो तो वो लैंड कितने की मिलेगी? आज वो लैंड की कीमत है 10 करोड़ की। जो आपने 10 लाख में खरीदी थी, आज उसको खरीदने जाओगे तो 10 करोड़ की मतलब वो कम से कम 10 करोड़ की तो मिलेगी। तो जब वो 10 करोड़ की मिलेगी तो क्या इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? लॉन्ग टर्म गेन को निकालने के लिए इंडेक्सेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इंडेक्सेशन। और इंडेक्सेशन करने का मतलब होता है कि मैं 2010 की वैल्यू को उठा के 2023 पे लाऊंगा और उसके बाद में उसको आज की वैल्यू के हिसाब से बना के फिर माइनस करूंगा। समझ आ रहा है? नहीं तो मेरे को 19.90 करोड़ के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि गलत है। ये गलत इसलिए सर, सेलिंग प्राइस तो आज की इन्फ्लेशन को देख के ध्यान में रख के आपने सेलिंग प्राइस बताया, लेकिन जो परचेज प्राइस है, जो कोआ है, वो तो 2010 का।
और आपने आज के सेलिंग प्राइस में से कोआ माइनस कर दिया कौन सा, 2010 वाला, तो ये सबसे बड़ा क्या हो गया, डिफरेंस। क्योंकि नाइंसाफी हो रही है बेटा। नाइंसाफी क्यों हो रही है, आज के प्राइस में से 2010 का प्राइस माइनस कर रहे हो। तो फिर सर क्या करना चाहिए बेटा, अगर आज का सेलिंग प्राइस है तो फिर कॉस्ट भी आज की लो। तो फिर सर हमें आज की कॉस्ट कैसे पता लगेगी, उसके लिए करनी पड़ती है इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन ओनली लॉन्ग टर्म के केसेस में क्या होती है, इंडेक्सेशन होती है। इसीलिए हमारा कोआ लॉन्ग टर्म में आके हो जाता है आई कोआ, ठीक है, फिर कोई लॉन्ग टर्म में आके हो जाती है आई कोई, और फिर ईओटी। सर ईओटी को आई ईओटी नहीं करना बेटा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर के ऊपर खर्चा तो उसी वक्त होता है ना जब ट्रांसफर करोगे, तो इसीलिए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को आप लोग इंडेक्सेशन नहीं करते। समझ आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम लोगों को करनी थी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, कोआ कोई और ईओटी माइनस करते हो आप लोग, लेकिन यही कोआ कोई ईओटी आपकी इंडेक्सेशन के थ्रू इंडेक्स हो जाती है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। होप सो समझ आया होगा। और तुम लोग थोड़ा सा ना अपना क्या कहते हैं 20 करोड़ और 10 लाख में जरा कंफ्यूजन जो है ना उसको खत्म कर लो, ठीक है। बोल रहा 10 करोड़ 10 लाख, वाह क्या बात है। चलो उसके बाद में उन्होंने बोला कैपिटल एसेट, दो तरीके के कैपिटल एसेट आपको ऊपर से पता लग गया होगा, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अराइज हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है, और लॉन्ग टर्म अराइज होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कोई क्या टाइम पीरियड है, बिल्कुल बेटा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ये है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के देखने के लिए 36 महीने का टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। मतलब अगर कोई एसेट तुम लोगों ने 36 महीने से ज़्यादा रखा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अगर वो 36 महीने से कम है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 केसेस में हम लोग 36 महीने की जगह पे 24 महीने देखते हैं। सारे एसेट्स को देखने के लिए मेरे मैंने टाइम पीरियड कब क्या रखा हुआ है, 36 महीनों का, कि 36 महीने का टाइम पीरियड देखेंगे। 36 महीने से ज्यादा के लिए रखा तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम के लिए रखा तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसी से मेरे को पता लगेगा कि मेरे को किसी चीज की इंडेक्सेशन करनी है या फिर नहीं करनी है। समझ आ गया। इसी चीज से मेरे को पता लगेगा कि मेरे को किसी चीज की इंडेक्सेशन करनी है या फिर नहीं करनी है, तो लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा। अब इन्होंने बोला सर कौन से ऐसे 4 केसेस हैं या कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 12 या 24 मंथ का टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। बेटा अगर तो ये 4 केसेस हैं तो आप टाइम पीरियड देखोगे 12 महीने का, और अगर ये 2 केसेस है तो आप टाइम पीरियड देखोगे 24 महीने का, ठीक है। 12 महीने का मतलब क्या है, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है, ठीक है, यूनिट्स है यूटीआई की, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स खरीदे हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है। ये 4 केसेस में आप लोग टाइम पीरियड देखोगे 12 महीने का, कि 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म है। और अगर ये अनलिस्टेड शेयर्स आते हैं या लैंड एंड बिल्डिंग का केस है तो इन केसेस में टाइम पीरियड देखते हो आप लोग 24 महीने का, कि 24 महीने से कम है तो फिर शॉर्ट टर्म है, 24 महीने से ज्यादा के लिए रखे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशन आपकी यहाँ पे हो जाती है खत्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा कम है लेकिन तुम्हें बताया बहुत ज्यादा मैंने, क्योंकि कंटेंट बनाने में तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंडेक्सेशन समझ आया, इंडेक्सेशन क्यों करनी है, क्योंकि हम लोगों को ये देखना है कि हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी कॉस्ट है वो आज के ही सेलिंग प्राइस के साथ में क्या होगी, कवर अप हो पाएगी, ठीक है बेटा। तो बस ये चीज याद रखना, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब सर इंडेक्सेशन कैसे करनी होती है, तो इंडेक्सेशन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में कोआ दिया होगा, आप कोआ को डिवाइड करोगे इंडेक्स ऑफ दैट ईयर। एक फॉर्मूला बताऊं, जब भी किसी चीज को कन्वर्ट करना हो ना, मतलब मेरे को आज की वैल्यू से 10 साल बाद की वैल्यू पे जाना है, या आज 10 साल पुरानी वैल्यू को आज की वैल्यू पर लेके आना है, तो एक फॉर्मूला जो मैं बहुत बार यूज करता हूँ दिमाग में बिठाने के लिए, वो ये है कि जहां से निकलना वहां से डिवाइड करो, जहां पर जाना वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला, जहां से निकलना है वहां से डिवाइड करो, जहां पर जाना वहां से मल्टीप्लाई कर दो। तो उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है जिस साल मैंने इस चीज को परचेज करा था उसी साल के प्राइस के साथ उसको डिवाइड कर दो, और आज का जो करंट प्राइस इंडेक्स होगा, वो इंडेक्स जो है ना, वो तुम्हें क्वेश्चन में भी बताया होगा कि आज का करंट प्राइस इंडेक्स कौन सा है, उस आज के करंट प्राइस इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जहां से निकलना है उस साल के इंडेक्स के साथ में डिवाइड करोगे, और जहां जाना है उस साल के इंडेक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कोआ ऐसे निकल आएगा। सर कोई सेम
कोई भी सेम निकालनी है, कोई दी होगी, कोई को डिवाइड करोगे आज उस साल के इंडेक्सेशन के साथ और मल्टीप्लाई करोगे आज के इंडेक्सेशन के साथ में, तो तुम्हें इंडेक्सेशन करनी आ जाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स करके फिर माइनस करोगे, अगर शॉर्ट टर्म होगा तो डायरेक्टली क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। डन बेटा। चले, अब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये किसी को ट्राई करने होंगे तो बेटा ट्राई करते रहना आप लोग। ठीक है, अब यहां से शुरू हो जाता है कि कोआ क्या है। ठीक है, कोआ किसका किस तरीके से निकालना है, कोई कैसे निकालनी है। ठीक है, बस ये दो ही चीजें। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ी सी सांस ले लो, थोड़ी सी सांस ले लो, क्योंकि लेक्चर ऐसे लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तुम लोग पढ़ोगे नहीं। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से मिल रहे हैं। आज इसको पूरा का पूरा ख़त्म करके फिर ही जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। एक सेशन अभी यहाँ पे करते हैं समाप्त। जिसको अगली क्लास देखनी है वो अगली क्लास आप लोग आराम से देख लेना, और तुम लोग यहीं पे बैठे रहोगे, क्योंकि आज हमें प्रॉपर अपना पीजीबीपी खत्म, और पीजीबीपी चल रहा है, कैपिटल गेन खत्म करना है। ठीक है।